दरवाजा बंद कर दे इधर का तेरा वाला। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर शंकर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा। आज मैं आपको जल विद्युत शक्ति के बारे में बताऊंगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो कि भविष्य में हमको इस पे निर्भर रहना है। इसका विवेकपूर्ण तरीके से इसका उपयोग किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। अर्थात बहते हुए जल को हम बांध बनाकर पानी को रोककर और कृत्रिम रूप से टरबाइन और डायनामो पर प्रेशर डाल के जल विद्युत शक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं। जल विद्युत उत्पादन के लिए जो आवश्यक दशाएं होनी चाहिए जिससे कि जल विद्युत की प्राप्ति हो सके, सबसे पहले हम दो भागों में बांटेंगे इसको। हम भौतिक दशाएं और दूसरा आर्थिक दशाएं। इन दोनों के आधार पर ही जल विद्युत शक्ति का निर्माण बनने में सहायक होता है। पहले लेते हैं हम भौतिक दशाएं, फिजिकल कंडीशंस। जल विद्युत के लिए बड़ी ऊंची स्थिति होनी चाहिए। नदी के जल को ऊंचाई से गिरकर धक्के से टरबाइन के पहियों को घुमाता है। जितनी अधिक ऊंचाई से जल बहकर आ रहा होगा उतनी ही अधिक मात्रा में शक्ति उत्पन्न होगी। जल की विभव शक्ति और भूमि की ऊंचाई की सीमा संबंध होता है। वर्षा की मात्रा, जहां तक संभव हो नदियों के उद्गम क्षेत्रों में भारी वर्षा होनी चाहिए ताकि वर्षा वर्ष भर जलधारा में जल की पर्याप्त मात्रा बहती रहे। भौतिक दशाओं में तीसरी स्थिति है जल की समान मात्रा का बहना। नदी या झील से बहने वाले जल की मात्रा समान बनी रहनी चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए जलाशय, बांध आदि बना लिए जाते हैं। चौथी दशाएं तेज ढाल होना चाहिए। तेज ढाल की भूमियों में नदी के मार्ग में अनेक स्थानों पर प्रपात बनाकर कई स्थानों पर विद्युत उत्पादन कर लिया जाता है। पांचवा है प्रपात। जल प्रपात, प्राकृतिक प्रपात और झरने कृत्रिम प्रपातों की अपेक्षा अधिक अनुकूल होते हैं। छठा है तापमान भी यह शीतकाल में भी हिमांक से ऊपर रहना चाहिए ताकि नदी का जल जम न जाए। ये सातवां कारण भी भौतिक दिशाओं के अंतर्गत आता है। मार्ग में झीलें होना, यदि बहते हुए जल के मार्ग में हिमनदी द्वारा निर्मित झीलें हो तो वे अनुकूल होती है, क्योंकि झीलें तलछट या जिसे हम अवसाद कहते हैं को रोक लेती है और जलधारा में तलछट कम हो जाता है। ये तो थी भौतिक दशाएं। अब हम आर्थिक दशाओं के बारे में वर्णन करेंगे। बाजार की समीपता,
सघन जनसंख्या वाले औद्योगिक तथा व्यापार के क्षेत्रों में विद्युत की मांग रहती है। बाजारों की समीपता जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। 400 से लगभग 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक बिजली को सरलता से पहुंचाया जा सकता है और दूर क्षेत्रों तक पहुंचाने में मार्ग में बिजली का ह्रास होता है। विद्युत के उपयोग की मांग होनी आवश्यक है। यदि मांग नहीं होगी तो पर्वतीय क्षेत्र में सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होते हुए भी विद्युत उत्पादन नहीं किया जा सकता। दूसरा है पूंजी। आर्थिक दशाओं में पूंजी महत्वपूर्ण है। नदियों पर बांध बनाने, जलाशयों तथा शक्ति घरों का निर्माण करने, तार के खंभों और तारों की दूरी तक स्थापित करने और इंजीनियरों आदि की बस्ती बनाने के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। सरकारें ही इतनी ही लागत का भार वहन करती हैं क्योंकि वह इसके द्वारा बाढ़ नियंत्रण, नौका परिवहन, ऊर्जा उत्पादन से अधिक विकास तथा सिंचाई आदि की योजनाओं को क्रियान्वित कर लेती है। तीसरा आर्थिक दशाओं में परिवहन साधन है। इसके अंतर्गत बांधों, शक्तिगृहों आदि का निर्माण करने के लिए सीमेंट, ईंटें, लोहा आदि पदार्थों के ढोने के लिए परिवहन के साधनों का होना भी आवश्यक है। चौथा है आर्थिक दशाओं में प्राविधिकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी ज्ञान भी आवश्यक है। बिना टेक्नोलॉजी ज्ञान के आधार पर विद्युत शक्ति का निर्माण हम नहीं कर सकते। अतः सुचारू रूप से विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के इंजीनियरों की आवश्यकता होती है। अब हम जल विद्युत का बढ़ता हुआ महत्व के बारे में वर्णन करेंगे। जल विद्युत का महत्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जहाँ कहीं भी अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है वहीं जल विद्युत उत्पादन के प्रयत्न किए जाते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है अक्षय संसाधन, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। जल एक अक्षय संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आणविक ईंधन तो एक बार प्रयोग किए जाने के बाद समाप्त हो जाते हैं। वह पुनः प्रयुक्त नहीं हो सकते और प्रकृति द्वारा उनकी पुनः पूर्ति भी नहीं होती। परंतु बहता हुआ जल अक्षय संसाधन है। नदी का जल बहकर सागर में पहुंचता है और सागर में से भाप बनकर ऊपर उठता है जिससे बादल बनता है और बादल पुनः जल का रूप धारण कर वर्षा का रूप लेता है। इस प्रकार वह जल को पुनः नदी में जा पहुंचाता है। यह क्रिया हजारों वर्षों तक इसी प्रकार तक चलती रहती है और उस जल से विद्युत उत्पादन होता रहता है। स्वच्छता। कोयले तथा तेल के प्रयोग में कालापन, मैल, चिकनाई लगते हैं। धुआं निकलता है जो मकानों, वस्तुओं और वातावरण को गंदा करता है। पेट्रोलियम में दुर्गंधता निकलती है। कोयला और तेल जलकर वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। परंतु बिजली के प्रयोग में स्वच्छता रहती है। इसमें ना धुआं, ना दुर्गंध, ना चिकनाई, ना राख, ना कूड़ा, कुछ भी नहीं होता। बाहरहीनता।
कोयले और तेल में भार होता है, उनके परिवहन तथा प्रयोग करने में भार उठाना पड़ता है, परंतु बिजली में कोई वजन नहीं होता। यह तो तारों के द्वारा परिवाहित होती रहती है, इसको उठाना रखना नहीं पड़ता। चौथा है उपयोग में सरलता। कोयला या तेल को जलाने के में दिया सलाई का आग आदि का प्रयोग करते हैं। इनके सुलगने और अग्नि तेज होने में देरी लगती है, परंतु बिजली का उपयोग इतना सरल है कि बटन दबाने मात्र से ये ताप और शक्ति देने लगती है। पांचवा है दुर्गमता, दूरस्थ। कोयले तेल को दूरी तक परिवहन करने में व्यय लागत लगती है, उसमें अपेक्षाकृत कम व्यय में बिजली को दूरी तक पहुंचा दिया जाता है। आरंभ में एक बार खंभों और तारों का खर्चा होता है, फिर बाद में तो वह ही खंभे और तार दिन रात वर्षों तक सेवा करते रहते हैं। हर बार इसके परिवहन की मोटर या रेलगाड़ी की आवश्यकता नहीं होती। छठा है दुर्गम स्थानों तक पहुंच। यह तारों द्वारा संभव होती है कि दूर तक बिजली को पहुंचाया जाता है। विकेंद्रीकरण में सहायक। कोयला तो अपनी खानों के समीप उद्योगों और आकर्षित कर एक ही स्थान पर उद्योगों का जमघट पैदा करता है, जिससे अनेक आर्थिक तथा सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। परंतु बिजली वही प्रकार उद्योगों के विकेंद्रीकरण में बिजली सहायक होती है, परंतु बिजली वहीं पहुंच जाती है जहां कच्चे माल या अधिक श्रमिक होते हैं। इस प्रकार उद्योगों के विकेंद्रीकरण में बिजली सहायक होती है। इससे किसी देश के सभी प्रदेशों और सभी क्षेत्रों का समान आर्थिक विकास किया जा सकता है। कम व्यय। कोयले और तेल की अपेक्षाकृत जल विद्युत का व्यय कम होता है। अश्व शक्ति विद्युत हॉर्स पावर मीट्रिक टन कोयले की बराबर शक्ति प्रदान करती है। 9 है घरेलू उपयोग में सरलता। कोयले और तेल की अपेक्षाकृत बिजली को घरेलू उपयोग में सरलता पूर्वक लाया जाता है। सफाई और सुंदरता भी बनी रहती है। 10वां है उच्च ताप की शक्ति। कुछ उद्योगों में अति उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जो कोयले और तेल या गैस से प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है, परंतु विद्युत के द्वारा यह आसानी से संभव है। इस तरह से पहला भाग है ये, जिसके बारे में हम वर्णन किया। इसके लिए क्या आवश्यक दशाएं हैं, भौतिक आर्थिक दशाएं, जल विद्युत का बढ़ता महत्व। अब दूसरा जो विषय हमारा होगा वो विश्व की जल शक्ति के बारे में बताया जाएगा, जिसका वितरण और ये कहाँ कहाँ पर कितनी कौन सा महाद्वीप कितनी जल विद्युत क्षमता उत्पादन करने में अग्रणी है। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा विश्व में जल विद्युत का वितरण। थैंक यू।